जिना अस्पताल में बच्चों की पैदाइश में मुसलसल इजाफा होने लगा। अस्पताल के तीनों गायनी वार्ड बच्चों की पैदाइश के लिए कम पड़ गए। अस्पताल के डायरेक्टर ने मजीद 3 वार्ड कायम करने का फैसला कर लिया है। इस पर भी तफसीलात लेंगे इब्राहिम रेंज से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल जिना अस्पताल कराची में अभी जो है वो 3 गहनी के यूनिट हैं और वहाँ पर रोजाना की बुनियादों पे 100 से ज्यादा जो है बच्चों की पैदाइश हो रही है, जिसकी वजह से ये तीनों गहनी वार्ड जो है वो कम पड़ गए। इस वजह से जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना है कि जिना अस्पताल का जो पुराना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफिस था उसको तोड़कर वहाँ पर मजीद 3 गहनी के वार्ड बनाए जाएंगे। तो यूँ जो है जिना अस्पताल के गहनी वार्ड की तादाद जो वो 6 हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है वो गहनी वार्डों की तादाद जो वो सिर्फ 3 है, जिसकी वजह जहाँ पर रोजाना की बुनियादों पर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो कि बड़ी तादाद है। इस हवाले से आज उन्होंने बताया कि खानदानी मनसूबा बंदी पर अमल कराना होगा, जितने बच्चे कम होंगे घर जो वो खुशहाल होगा। और इस हवाले से अवाम को भी आगाही देनी होगी कि फैमिली प्लानिंग अपनाएं, ताकि जो बच्चों की तादाद शरह बढ़ रही है पैदाइश में वो कम हो सके और खानदानी मनसूबा बंदी अपनाई जाए, ताकि वक्फा भी हो सके बच्चों की पैदाइश में। क्योंकि सिर्फ जिना अस्पताल में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसी तरह बाकी अस्पतालों में भी रोजाना की बुनियादों पर सैकड़ों बच्चों को पैदाइश हो रही है। तो इस हवाले से इकदाम करने होंगे, क्योंकि अब जिना अस्पताल का तीनों जो गहनी वार्ड है वहाँ पे बच्चों की पैदाइश के हवाले से जगह कम पड़ चुकी है। तो इस हवाले से मजीद जो है गहनी वार्ड भी बनाने हैं, जबकि अवाम को भी आगाही देनी है कि खानदानी मनसूबा बंदी पर अमल करें, ताकि मुल्क भी खुशहाल रहे और जहाँ पे बच्चे कम होंगे तो वहाँ पे घर खानदान भी खुशहाल होगा। तो इस हवाले से खानदान खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची में मुबैना अगवा का एक और वाक़या। गार्डन हसन लश्करी के एक ही मोहल्ले से 2 बच्चे 24 घंटे से लापता। 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा पड़ोसी हैं। पुलिस ने वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। वालिदैन गम में से निढाल हैं और बहन का रो कर बुरा हाल है। हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक वालिदैन के हमरा मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो मुबैना तौर पर अगवा के जो वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। 7 साला नॉर्थ कराची के सारिम को पुलिस ढूंढने में जो है वो कोशिशें कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक और वाक़या गार्डन हसन लश्करी के इलाके में पेश आया, जहां पर एक ही मोहल्ले के 2 जो बच्चे हैं अलियान और अली रज़ा मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो इलाका मकीन और वालिदैन जो है वो कोशिशें कर रहे हैं ढूंढने की। पुलिस ने जो है वो गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो वालिदैन मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा क्या कब लापता हुए और आपने क्या क्या, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा। जी सर, ये कल दोपहर 1 बजे से लापता हुए। पुलिस में रिपोर्ट करवाई है FIR की। पुलिस भी नॉर्मली कॉपरेट कर रही है और अपने तौर पे हम भी ढूंढ रहे हैं। कल दोपहर 1 बजे से लेकर अब तक का वक्त है, कोई बच्चों का मालूमात कहीं से भी नहीं आई है और ना ही कोई रिपोर्ट हमें। आपको दुश्मनी वगैरह लगती है किसी से, कोई ऐसा वाक़या? गरीब मिस्कीन बंदे मजदूरी करते हैं, हमारी किससे दुश्मनी? आप बाहर हमारे घर की कंडीशन देख लें, हमारी दुश्मनी किससे होगी? इस वक्त वालिदा भी जो है वो मौजूद हैं, उनकी बच्चों की उनसे बात करते हैं। बताइएगा आपको क्या मतलब कब से ये वाक़या पेश आया? अलियान स्कूल से आया था, बाहर खेल रहा था। मेरा बेटा अली रज़ा है, वो स्कूल से मैं लेके आई, उसको मैंने कपड़े चेंज करवाए। मैंने बोला खाना खा लो, कह रहा है नहीं, बस खेलते खेलते बहन के साथ बाहर निकल गया। उसके बाद मैं 10 मिनट के बाद निकली तो वो मुझे नज़र नहीं आया। आपके कितने बच्चे हैं और अली रज़ा जो है उसका कौन सा नंबर था और कौन से स्कूल में पढ़ता था? वो सुगरा स्कूल मदरसा है उसमें पढ़ता है। और वो कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे मेरे, एक अली रज़ा है और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा था अली? जी हाँ। अली रज़ा की उम्र? अली रज़ा की उम्र 6 साल है। 6 साल। जी बिल्कुल, देखें अली रज़ा जो है वो 6 साल के थे। एक और जो है वो अलियान जो 4 साल बताए जाते हैं, उनकी जो फैमिली है वो भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। वालिदा जो हैं वो मौजूद हैं। बताइएगा, अलियान मदरसे से आए थे और वो भी बाहर खेल रहे थे। सर मुझे नहीं मालूम, मैं घर पे हाजिर नहीं थी। जब मैं घर पर आई तो मैंने देखा अलियान घर पर नहीं है। अलियान स्कूल नहीं जाते हैं, वो मदरसा जाते हैं और ट्यूशन। इस वक्त मदरसे का टाइम था, पर मैं घर पे आई तो मैंने उसको नहीं देखा। मैंने उसके वालिद साहब से पूछा कि अलियान नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा बाहर खेल रहे हैं, पर वो बाहर नहीं थे। अलियान अपने कितने बहन भाई हैं और अलियान सबसे लास्ट में है, 2 भाई और 2 बहन हैं।
जी बिल्कुल, देखें अहले खाना जो है वो हमारे साथ मौजूद थे दोनों बच्चों के, और उनका यही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो उनके बच्चों को सही तौर पर बाजियाब करवाया जाए। आला हुकाम से उनकी यही अपील है। अहले खाना के कल जो है वो स्कूल से वापस और बच्चे जो है मदरसे से आए थे, उसके बाद बाहर खेलने गए हैं, तो ताहाल जो है वो लापता हैं। जी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बस्ती में नमाज की बेहुरमती का मामला, अदालती हुक्म पर यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई एडवोकेट ने रजब भट्ट को गिरफ्तार करवाने के आज़म का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जब बिल्कुल देखें नमाज की बेहुरमती का मामला है, यूट्यूबर रजब भट्ट बचते बचते मुकदमे की जद में आ चुके हैं। अदालती हुक्म के बाद मुद्दई का बयान कलम बंद हुआ और बयान कलम बंद करने के बाद रजब भट्ट के खिलाफ थाना हैदरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा 295A के तहत दर्ज किया गया है और जो मुद्दई हैं एडवोकेट रियाज अली सोलंगी, जिन्होंने मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त दायर की थी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। रियाज साहब, आप कामयाब हो गए, जो काम लाहौर का वकील ना कर सका वो कराची के वकील ने कर दिया है, क्या कहेंगे, किस तरीके से मुकदमा दर्ज करवाया, क्या फ़ैसला आया था अदालत का? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि एक एप्लीकेशन थी जो मैंने जमा करवाई थी हैदरी थाने में। उसके बाद ये नोटिस हुए थे कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के नोटिस उसको तामील भी हुए, ठीक है, उसके बावजूद वो नहीं आया, जिसको हमने व्हाट्सअप करके नोटिस भेजे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 13 जनवरी को केस लगा हुआ था ADJ 2 सेंट्रल में, और वहाँ पर हमने एज़ पर लॉ आर्ग्यूमेंट्स किए। आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद जो हमारे पास एविडेंस मौजूद थे वो हमने सारे एविडेंस प्रोवाइड किए। वहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फाइनली ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जाके आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ में वहाँ गया, रात को तकरीबन 1 बजे वहाँ जाके SHO हैदरी से मेरी मुलाकात हुई। ये मैंने वहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाया। SHO हैदरी जो कि मुकदमा दर्ज करने में वो कह रहा था कि मुझे SSP से परमिशन लेनी है। तो मैंने उससे कहा कि जब कोर्ट का ऑर्डर आपके पास मौजूद है तो आप SSP से कैसे परमिशन ले सकते हैं, क्योंकि कोर्ट तो सबसे बालातर है। जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप ये मुकदमा दर्ज करें तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने हमारा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमारा ज़ाया किया। बिल आखिर हम अपने मकसद में कामयाब हुए। हमारा मकसद ये था कि हम इसको ऐसा प्रेसिडेंट बनाए कि आइंदा कभी कोई भी इस्लाम की बेहुरमती ना करे, नमाज की बेहुरमती ना करे। अच्छा, अब मुकदमा हो गया है, अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा? आगे का देखिए प्रोसीजर हमारा ये है कि हम इंशाल्लाह ताला उसको गिरफ़्तार करवाएंगे, और गिरफ़्तार करवाने के बाद हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको एज़ पर लॉ जो इसकी सज़ा बनती है 295A के तहत 10 साल, हम 10 साल सज़ा भी इसको दिलवाएंगे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि अब मुकदमा हो चुका है, अगला लाए अमल इनका यही है कि रजब भट्ट को गिरफ़्तार करवाएं और इस दफ़ात के तहत जो सज़ा है 10 साल वो रजब भट्ट को दिलवाई जाए। जबकि इनका यह भी कहना था कि आइंदा भी अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो वो उसके खिलाफ की कार्रवाई करेंगे। जी। ब्यूरोक्रेट्स को VC बनाने पर फिफासा सिंध चैप्टर सरापा एहतजाज। असातिज़ा ने जुमेरात और जुमे को सिंध भर की जामियात में क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान फिफासा के सदर प्रोफेसर कलीमुल्लाह ने कहा कि पीर को अगले लाए अमल का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये देखिए प्रोफेसर डॉक्टर कलीमुल्लाह बरेश साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फकवासा पाकिस्तान के सदर हैं और आज जामिया कराची में फकवासा सिंध चैप्टर के ज़रिए एहतमाम बैरोक्रेट्स की तैनाती जो कि वाइस चांसलर के अहदों पे जो है की जा रही है। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे, बैरोक्रेट्स की तैनाती पर आप लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। सिंध गवर्नमेंट का जो ये अभी तरमीम लाने जा रहे हैं कि बैरोक्रेट को वाइस चांसलर बनाना, हम इसको गलत समझते हैं। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इदारे हैं उनके अपने इदारों के लोग ही वहाँ की सरबराही करते हैं। यूनिवर्सिटियाँ दीगर इदारों से मुख्तलिफ है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, MPhil है, PhD है, रिसर्च वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का एज ए वाइस चांसलर होना बहुत लाजमी है। पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हमारे हमसाया ममालिक में है कि वहाँ की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर प्रोफेसर ही होते, उस मामला को समझते हैं। दूसरी बात ये, बैरोक्रेट अगर इतने ही अच्छे होते तो ये पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी हालत है, इदारे तबाह बर्बाद है, करप्शन है, कमीशन है। तो यही यूनिवर्सिटियाँ रहेगी जहाँ लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका ये मुतालबा है कि जो बैरोक्रेट्स की जो तैनाती की जा रही है तो असातिज़ा कराम के वो हक तलफी है और इसको तुरंत जो है ये असातिज़ा कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने जिला मलीर में तरक्याती कामों का जाल बिछाने का फैसला कर लिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं
کہ خالد بن ولید روڈ ریلوے لائن پر فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا۔ قائدآباد مرغی خانہ پل میں مزید توسیع کی جائے گی۔ ملیر ندی سے میمن گوڑ تک سڑک کی تعمیر ہوگی، جبکہ شہر کے تمام اضلاع میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں۔ مزید جانیں گے شعیب مختار سے، بتائیے گا۔ بالکل، پیپلز پارٹی نے ضلع ملیر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خالد بن ولید روڈ ریلوے لائن پر فلائی اوور بنایا جائے گا، جبکہ مرغی خانہ برج قائدآباد میں بھی جو ہے وہ توسیع کی جائے گی۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے ملیر میں اور کون کون سی ترقیاتی اسکیموں پر جو ہے کام ہوگا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ تمام اضلاعوں میں بلا تفریق کام کی جا رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے ہم سب کا کراچی، تو ہم نے تمام یو سی یو میں جہاں ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا سینٹرل ہو کرنگی ہو تو وہاں پہ بھی کام پاکستان پیپلز پارٹی کرا رہی ہے، اور یہ شہر ہم سب کا ہے اور اس شہر کی ذمہ داری ہم پر بنتی ہے۔ تو جو وعدہ ہم الیکشن میں کر کے ہیں اس پر امپلیمنٹ کرانے جا رہے ہیں۔ ملیر میں جو ایک بہت بڑا پرانا برج ہے مرغی خانہ، اس کو ڈبل کیا جا رہا ہے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور کے ایم سی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ان کا ٹینڈر ہوا ہے خالد بن ولید روڈ پہ، جو بہت ٹریفک کی وجہ سے ریلوے ٹریک کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف تھی، پریشانی تھی، وہاں کے لوگوں نے یو سی چیئرمین ٹاؤن چیئرمین منتخب نمائندوں نے وہاں سے کہا، تو وہاں پہ بھی میئر صاحب نے میں نے اور میئر نے وزٹ کی، تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ ٹینڈر ہو گیا، پروسیجنگ ہو کے کام اسی مہینے شروع ہو جائے گا۔ یہی کہنا ہے کہ شہر کے تمام اضلاع میں بلا تفریق جو ہے ترقیاتی کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے یہ سال جو ہے ترقیاتی کاموں کا سال ثابت ہوگا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں ترقی کا مشن جاری و ساری رکھیں گے۔ جی، موسم سرما میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری۔ لیاقت آباد الیکٹرانکس مارکیٹ کی سرگرمیاں متاثر۔ دکاندار کہتے ہیں دن میں کئی بار بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ تفصیلات بتائیں گے بسیم افتخار۔ بالکل، شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم سرما کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں لیاقت آباد الیکٹرانک مارکیٹ میں، اور یہاں پر اس وقت بھی بجلی نہیں ہے، اور کاروباری اوقات کے دوران جب بجلی چلی جاتی ہے تو دکانداروں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس مارکیٹ میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ہمیں بتائیے گا۔ 1.5 گھنٹے کے حساب سے 5 ٹائم کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب اس میں 5 ٹائم میں مستقل لائٹ ہی نہیں ہے۔ دن کے اوقات میں جب کام کر رہے ہوں تو لائٹ نہیں ہوگی تو کیسے کام ہوگا، اور پوری مارکیٹوں میں یہی حال ہے۔ یہ الیکٹرک کہتی ہے کہ جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کے اس مارکیٹ میں بجلی کی بلوں کی ادائیگی کی شرح کتنی ہے؟ 80% تو ہے، 20% نہیں ہوگی، مگر اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ تو اپنی جگہ ہو رہی ہے نا۔ پہلے 2 ٹائم کی ہوتی تھی، اب 5 ٹائم کی ہو رہی ہے۔ جی بالکل، یہ تھے دکاندار جن کا کہنا ہے کہ دن میں جو ہے وہ متعدد بار بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور اس مارکیٹ میں بجلی کی بلوں کی ادائیگی کی شرح تقریباً 80% ہے، ان کا دعویٰ ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ جب بجلی چلی جاتی ہے تو اس کے اثرات کاروبار پر پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار متاثر ہوتا ہے، جبکہ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کراچی میں وہ علاقے جہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے ان علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے، تاہم 70% علاقوں میں بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ جی، تو اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز مثبت رجحان رہا۔ ہر انڈیکس 1,15,000 کی سطح پر بحال۔ مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط انداز میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں ایاز رانا سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کا تیسرا روز ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے اب مارکیٹ کی جو مثبت رجحان ہے اسی کی طرف مارکیٹ چلتی ہوئی آج کے دن میں ہمیں نظر آ رہی ہے، جہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ مارکیٹ کے اندر ایک بڑے سوئنگز جو تھے وہ اب رک گئے ہیں، اور مارکیٹ جو ہے ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کی طرف اپنے آپ کو مینیج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لگ رہا ہے کہ مارکیٹ نے اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ اب مستحکم جس کو ہم کہتے ہیں ایک سمت کا تعین کر لیا ہے، اور اس طرح سے کاروبار کا جو ہے وہ سرمایہ کار اس کے اندر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ جہاں پروفٹ ٹیکنگ کا وقت ہوتا ہے وہاں پہ شیئرز کی فروخت بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک ملا جلا رجحان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن مارکیٹ نے اب جو ہے اپنے آپ کو سیٹل کر لیا۔ مزید کیا خبریں ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جبران سرفراز موجود ہیں۔ جبران، لگ رہا ہے مارکیٹ نے اب جو ہے بڑے سوئنگز متوقع نہیں ہے، یا ابھی بھی خدشہ موجود ہے، لوگوں میں خوف ہے کیا؟ دیکھیں، کافی ٹائم سے جو جیسے اس سال کا آغاز ہوا تو مارکیٹ نے ریکارڈ پہ ریکارڈ بنایا اور تقریباً 1,18,000 کا بھی ٹچ کیا۔ اس کے بعد تھوڑی سی کافی دیکھا 1,12,000 تک بھی تقریباً مارکیٹ چلی گئی تھی۔ تو اب جو ہے اب بڑی والیٹیلیٹی نہیں ہوتی، کیونکہ اب جو ہے مارکیٹ جو ہے رینج باؤنڈ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1000 پوائنٹ پلس یا مائنس کی اس کے درمیان ہی ٹریڈ کر رہی ہے۔ جیسے ہی اب مزید جو آگے اچھی خبریں جیسے آنا شروع ہو جائے گی،
क्योंकि IPPs का मामला है, इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट है, फिर रिजल्ट सीज़न है, तो इसके बाद जो है मार्केट अपना एक जो नया मूव लेगी। तकरीबन सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। स्पेशली हम बात करें कि पहले फर्टिलाइज़र सेक्टर अच्छा चला, आपका बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब ऑटो सेक्टर की बारी है, स्टील सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया। इंटरेस्ट रेट कम होने से ज़्यादातर स्टील सेक्टर और जो इसके साथ साथ जो भी जो मॉर्गेज पे या प्लेज पे या बैंक के थ्रू काम करते हैं उन पे जो है काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। ठीक है, जैसा जिब्रान ने बताया कि मार्केट में अब एक अपनी एक्टिविटी को जो है वो रेंज बाउंड कर लिया है और मार्केट के अंदर मज़ीद आने वाले जो दिन है उसके अंदर जो अच्छी खबरें जब आनी शुरू होंगी तो मार्केट को मज़ीद सहारा देंगी। अब 1,18,000 की जो है बुलंद तरीन सतह तक 100 इंडेक्स गया, उसके बाद से अब मार्केट जो है अपने एक रेंज की तरफ ट्रेड हो रही है। जी, रुख करते हुए खेल की दुनिया का आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में टिकटें कितने की फरोख्त होंगी, तफसीलात सामने आ गई हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैचेस की टिकटों की कीमतें फाइनल होगी और सराय के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट 1,000 में भी दस्तयाब होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैचेस की कम से कम कीमत 1,000 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 मुकर्रर कर दी गई। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की टिकटों की कम से कम कीमत 2,000 मुकर्रर की गई है। कराची के मैचेस में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में फर्स्ट क्लास इंक्लोजर्स की कीमत 4,000, प्रीमियम की 7,000 मुकर्रर की गई है। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ शिगरी से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में टिकट कितनी कीमत होगी ये तफसीलात जो है सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक किसी ने टिकटों की कीमतें जो है तय कर ली है। पाकिस्तान के मैचेस के लिए टिकटों की कीमत जो है जो मैचेस होंगे वो जो है जल्द शुरू होने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट जो है 1,000 रुपये में दस्तयाब होगी। ये ज़राए का कहना है। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैचेस की कम से कम कीमत जो है 1,000 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत है वो 25,000 रुपये जो है मुकर्रर कर दी गई है। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की मैचेस की टिकटों की कम से कम जो है जो कराची में मैचेस होंगे इसके 2,000 रुपये होंगे। और ज़राए का ये भी कहना है कराची के मैचेस में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच है उसमें फर्स्ट इंक्लोजर की जो कीमत है वो 4,000 जबकि प्रीमियम की जो है 7,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह जो है पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच में VIP इंक्लोजर की जो है 12,000, गैलरी की 25,000 और VIP की जो है 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कराची में बकाया 2 मैच जिसमें जो है जनरल इंक्लोजर शामिल है, इसकी कीमत जो है 1,000 रुपये जो है मुकर्रर कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है कराची में जो दीगर मैचेस है फर्स्ट क्लास में 15, प्रीमियम में 30,500, VIP की जो है 7,000 और गैलरी के जो है 18,000 रुपये जो है मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा जो है लाहौर की मैच की अगर मैं बात करें तो लाहौर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में जो है जनरल इंक्लोजर 1,000 रुपये, फर्स्ट क्लास 2,000, प्रीमियम 5,000, VIP 7,500, VIP 12,000 और गैलरी की जो है 18,000 रुपये जो है कीमत मुकर्रर कर दी गई है। और ज़राए की ये भी कहने की लाहौर में होने वाले अफगानिस्तान, इंग्लैंड और के मैच, ऑस्ट्रेलिया के मैच की जो कम से कम कीमत है वो 1,000 रुपये से जो है 12,500 रुपये तक जो है मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा लाहौर में होने वाले सेमीफाइनल के लिए जो है कम से कम टिकट की कीमत 2,500 रुपये रखी गई है। इसके अलावा जो है रावलपिंडी की अगर मैं बात करूँ तो रावलपिंडी में पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में जनरल इंक्लोजर की कीमत 2,000, फर्स्ट क्लास की 4,000, प्रीमियम की 7,000, VIP की जो है 12,500 रुपये जो है कीमत मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा मंडी में खेले जाने वाले दीगर जो राउंड मैचेस है उसकी कम से कम कीमत 1,000 जबकि ज्यादा से ज्यादा जो कीमत है वो 12,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला जो मैच है वो 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट